नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपनी जो एमसीक्यू क्लासेस चल रही है वो इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी दोस्तों। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए, फिर अपन अपने यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कल संडे को अपन ने यहाँ पे क्लास नहीं ली थी, किसी कारणवश कल की क्लास नहीं ले पाए थे, तो उसके लिए यहाँ पे अपन माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने कंप्लीट क्लास ही नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार बचा हुआ टाइम के लिए आप प्रत्येक क्लास को रिपीट कर ले 1 से 2 बार, तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लासें रहेगी वो। तो क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, फिर अपन यहाँ पे शुरू करेंगे। क्वेश्चन भी अपने पास ज़्यादा है और यहाँ पे टाइम बहुत कम रहेगा, इसलिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे दोस्तों। थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है? कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है, प्रश्न नंबर 1। और जिससे आंसर रहेगा दोस्तों, लार ग्रंथि होती है वो पाचन आरंभ कर देती है, क्योंकि जो यहाँ पे अग्नाशय है और लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो मुख के अंदर पाई जाती है। तो मुख सबसे पहले मुख में आएगा, फिर उसके बाद में नीचे अग्नाशय, ग्रासनली और ये आमाशय है वो पेट के नीचे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लार ग्रंथि रहेगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, ग्लूटेयस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित होती है। दोस्तों, यहाँ पे ग्लूटेयस मैक्सिमस मांसपेशी है वो कहाँ स्थित होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, आपको बता दूं, शरीर की सबसे बड़ी, ध्यान रखना है, ये शरीर की सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो ग्लूटेयस मैक्सिमस रहेगी। प्रश्न नंबर 2 और जो साइंस पर देखें दोस्तों, यहाँ पे कूला यानी हिप्स में जो मांसपेशी पाई जाती है वो ग्लूटेयस मैक्सिमस पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ एक बार दोस्तों, थोड़ा आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? यानी वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है वो कौन सा नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना नहीं है। प्रश्न नंबर 3 में बताना है दोस्तों, यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। तो प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों, विटामिन बी होता है। यानी विटामिन बी, सी और एच ये पानी में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई, के ये 4 प्रकार के विटामिन यहाँ पे फैट सॉल्यूशन रहेंगे, वसा में घुलनशील रहेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका गठन किस वर्ष किया गया वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों, 23 जून, ध्यान रखना है, 23 जून 1894 में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था तो वो ध्यान रखना है, लूसानी स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1894 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ध्यान रखना है क्या हुआ, गठन हुआ था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, तो यहाँ पे अपने को जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहना है, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे अपन। प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों, प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई का सूत्र क्या है? ऊपरी अर्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों। 2 अर्ध होते हैं, मान लो कोई किसी भी टीम को अपन बांटते हैं 1, 2, 3 या ऐसे, तो 2 अर्ध बन जाते हैं, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, ध्यान रखना है। तो ऊपरी अर्ध की बात कर रहे हैं, उसमें सूत्र देने का, बाई देने का सूत्र कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे रहने वाला है नंबर ऑफ बाई -1/2, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, लोअर हाफ का कौन सा रहता है तो वो नंबर ऑफ बाई +1/2, ये किसका रहेगा तो ये लोअर हाफ का रहेगा। दोनों को अपने को यहाँ पे फैक्ट करना है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखें दोस्तों, यहाँ पे आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है, वो अपने यहाँ पे बताना है। आहार के अंदर अपोषक तत्व कौन सा है? क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए दोस्तों, आप क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा करते रहिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे देखते हैं 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे आहार के अंदर जो पोषक तत्व
अपोषक तत्व है वो ध्यान रखना है फाइबर रहेगा, यहाँ पे फाइबर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है, यानी फिजिकल वेलनेस है, इसकी यहाँ पे योग्यता क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। दैनिक कार्य करना, मूलभूत कौशल नापना, समूह का वर्गीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है, प्रश्न नंबर 7 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दैनिक कार्य करना। अगर डेली रूटीन के अगर अपन कार्य कर सकते हैं, यानी जो डेली रूटीन के कार्य अपन कर लेते हैं, तो इसका मतलब अपना वेलनेस स्वास्थ्य है वो तंदुरुस्त रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिलर वॉल वॉली परीक्षण संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एक टेस्ट मेजरमेंट दिया गया है, मिलर वॉल वॉली परीक्षण, ये किससे संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। मिलर वॉल वॉली परीक्षण किससे संबंधित रहेगा, प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 8 के अंदर। क्लास को शेयर ज़्यादा करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक भी करते रहना है। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं वो क्लास को शेयर कर दिया करो एक बार आते ही। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है बैडमिंटन। जो मिलर वॉलीबॉल टेस्ट रहेगा वो यहाँ पे ध्यान रखना है बैडमिंटन से संबंधित रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ओसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है। दोस्तों यहाँ पे ओसिपिटल हड्डी है वो कहाँ स्थित होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में, पाँव में या फिर हाथ में। ओसिपिटल अस्थि दोस्तों चेहरे में कितनी होती है, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं और खोपड़ी के अंदर यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं। इस प्रकार पूरे टोटल सिर के अंदर देखिए, साथ ही में कानों में 6 होती है और एक गर्दन में। सिर में देखें तो टोटल 29 होती है। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का वो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी के अंदर जो 8 हड्डियाँ होती है उसमें यहाँ पे एक हड्डी का नाम है वो ओसिपिटल है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे दोस्तों आपको माध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी आधार पर बनाए गए पैमाने स्कोर को कहते हैं। दोस्तों ये डीएसएसबी से संबंधित कुछ प्रश्न अपन यहाँ पे यूपी टेट एमपी टेट से संबंधित प्रश्न भी अपन सेलेक्ट करते हैं इनमें। तो माध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने स्केल को कहते हैं, प्रश्न नंबर 10। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है जेड स्केल के नाम से इसे अपन जाना जाता है। तो यूपी टेट एमपी टेट डीएसएसबी संबंधित अपन कुछ प्रश्न इसमें सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न नंबर देखें दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे 11। शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कौन सी, शक्ति यानी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को डेवलप करने की कौन सी ट्रेनिंग मेथड है वो अपने यहाँ पे बताना है। 11 नंबर पे स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा प्लायोमेट्रिक विधि यहाँ पे किसको डेवलप करती है, स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। बेलास्टिक विधि ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन को विकसित करती है। फाट लेग है वो यहाँ पे एंडोरेंस को डेवलप करती है। और रिपीटेशन मेथड है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, रिपीटेशन किससे संबंधित होती है, ये मोशन से संबंधित होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। हृदय मांसपेशी को कहते हैं दोस्तों, हार्ट की जो मसल्स होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों हार्ट में 3 मांसपेशियाँ होती है। जो हार्ट होता है अपना, इस हार्ट में 3 मसल्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ध्यान रखना पेरी, मायो और एंडोकार्डियम। लेकिन हृदय कौन सी मांसपेशी से बनता है तो उसे अपन मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मायोकार्डियम। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है दोस्तों यहाँ पे उसको कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 जो सही आंसर रहेगा इसका वो रहने वाला है मेडुला ओब्लांगेटा होता है दोस्तों यहाँ पे ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लांगेटा होता है, ध्यान रखना है। वो यहाँ पे किसका नियंत्रण करता है, हमारी श्वसन प्रक्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 1943 ध्यान रखना 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया। पहले नंबर पर तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक प्रश्न तो इसी में मिल गया, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण कब किया गया तो 1943 में किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 14 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों ब्राउहा के द्वारा ध्यान रखना है। यहाँ पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण 1943 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 किस ओलंपिक में टॉर्च अनुष्ठान को प्रारंभ किया गया। टॉर्च ध्यान रखना है दोस्तों,
टॉर्च का मतलब आपको मैं बता दूं यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न नंबर 15 के अंदर टॉर्च अनुष्ठान को प्रारंभ किया गया तो वो कौन सा यहाँ पे ओलंपिक है। टॉर्च को अपन मसाल के नाम से जानते हैं, अगर इसे अपन मसाल कहते हैं तो कौन से ओलंपिक में, प्रश्न नंबर 15 में बताना आपको। सही आंसर आएगा दोस्तों 1936 का बर्लिन ओलंपिक है, इसमें मसाल को यहाँ पे सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक है, उसके अंदर ज्वाला, ध्यान रखना इसके अंदर ज्वाला यानी फ्लेम, इसको यहाँ पे जलाया गया था। दोनों में अंतर, डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता। यानी कौन सा घटक है जो परीक्षण मेजरमेंट की वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी को प्रभावित नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रभावित नहीं करता, वो अपने को यहाँ पे बताना। निर्णय कसौटी निष्पादित करने वालों की क्रम, परीक्षण की अवधि, मापने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 बताना है। जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है परीक्षण की जो अवधि होती है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट और आगे नंबर 17 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे PNF यानी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर, ध्यान रखना न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है वो ध्यान रखना। PSNMF है वो यहाँ पे किससे संबंधित रहेगी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 का वो रहेगा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन से संबंधित रहेगी। यानी जो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक है वो डेवलप करती है किसको, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा हार्मोन पेनक्रियाज द्वारा निकाला जाता है। तो यानी कौन सा हार्मोन है वो पेनक्रियाज द्वारा निकाला जाता है। पेनक्रियाज जिसे अपन अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना अग्नाशय भी इसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है वो ध्यान रखना है पेनक्रियाज ग्रंथि या ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार के जो खेल विभाग है उसमें जो भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे अपन साई के नाम से जानते हैं, साई, इसका प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से यहाँ से पास किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी 1984 मैंने बताया था साई की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1984 यानी साई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने विकसित किया। दोस्तों ज़्यादातर प्रश्नोत्तरी में अपन इस प्रश्न को बार बार सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए अपन इसको सेलेक्ट करते हैं और क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए दोस्तों आप। खेलों के अतिरिक्त यानी सरप्लस एनर्जी जो थ्योरी है वो किसके द्वारा है, हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर के द्वारा यहाँ पे दी गई, इसलिए इसे अपन सीलर थ्योरी सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों, 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी पानी बाधाओं को पार करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे पानी बाधाएं बताए गए, ध्यान रखना पानी बाधाएं यानी पानी बाधाएं हैं वो कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। 3000 मीटर स्टीपल चेस है, इसमें टोटल बाधाएं कितनी अपन क्रॉस करते हैं तो वो 35 करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन उसमें जो वाटर जंप कितने रहेगी तो 21 में, तो 7 तो इसमें वाटर जंप होते हैं, ध्यान रखना। जो हर्डल जंप होते हैं वो 28, टोटल इसमें 35 जंप होते हैं, दोनों ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। थोड़ी देर के लिए रुकिए दोस्तों, थोड़ा मैं 1 मिनट के लिए। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है।
अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिर से। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों अपन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक के कारण, यदि किसी प्रश्न नंबर 22 रहेगा दोस्तों, यदि सीखी जाने वाली नई निपुणता पहले सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो सीखने के स्थानांतरण को कहेंगे, वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पे पहले जो सीख ली गई है लेकिन नई चीज़ सीखने में है उससे भिन्न है, तो ये सीखने के स्थानांतरण को किस प्रकार से कहेंगे, वो अपने यहाँ पे बताना है 22 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है शून्य स्थानांतरण, यानी वो न तो उसमें फ़ायदा कर रही है और न उसमें नुकसान दे रही है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 रहेगा, प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, जो प्राथमिक उपचार है उस आकस्मिक स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कार्य क्या होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 23 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो ध्यान रखना है, वो रहने वाला है यहाँ पे जो भी सुविधा उपलब्ध हो उससे उसकी मदद कर उसका जीवन बचाना चाहिए। ये फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार का यहाँ पे कार्य होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा यहाँ पे हृदय गति को परिभाषित किया जाता है, यानी हार्ट रेट है उसको किस प्रकार अपन परिभाषित कर सकते हैं। हृदय गति जिसे ना हार्ट बीट भी कह सकते हैं, हार्ट रेट भी उससे अपन कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या। प्रति मिनट दिल के संकुचन, यानी संकुचन मतलब सिस्टोल, सिस्टोल की संख्या कर रहे हैं अपन यहाँ। प्रति मिनट दिल के संकुचन की जो संख्या होती है वो भी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हृदय गति कहलाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25। स्वेट ग्रंथियाँ पाई जाती है दोस्तों यहाँ पे। स्वेट का मतलब दोस्तों यहाँ पे पसीना है, ध्यान रखना है, पसीना जो पसीना होता है उसे अपन स्वेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो स्वेट ग्रंथियाँ पाई जाती है नेक में, क्रेनियल कैविटी में, पेल्विक कैविटी में या स्किन में। प्रश्न नंबर 25 में बताना है दोस्तों, मैंने बता दिया स्वेट यानी क्या होता है, तो यहाँ पे पसीना, तो पसीने की जो ग्रंथियाँ पाई जाती है वो स्किन यानी त्वचा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ है दोस्तों, किन्सियोलॉजी है इसका मूल अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। 26 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 26 में वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे किन्सियोलॉजी का जो मूल अर्थ रहेगा वो ध्यान रखना है, किन्सियोलॉजी गति विज्ञान है, यानी ये क्या है, गति विज्ञान रहेगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा जो फूड है जिसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 27 बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है टमाटर। टमाटर होता है दोस्तों इसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। संतुलन निर्भर करता है दोस्तों, यहाँ पे संतुलन है वो निर्भर किस पर करता है वो अपने यहाँ पे बताना है, संतुलन किस पर निर्भर करेगा दोस्तों। संतुलन जिसे बैलेंस कहते हैं और बैलेंस ध्यान रखना है दोस्तों वो किस पर निर्भर करेगा, तो वस्तु के चौड़े आधार यानी उसका बेस कैसा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, फाउंडेशन चौड़ा होना है, तो ज़्यादा अपने को यहाँ पे बैलेंस मिलेगा, संतुलन मिलेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है, बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। उत्प्रेरणा या इसे अपन प्रेरणा भी बोल सकते हैं, बाह्य नहीं है यानी बाह्य नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है वो यहाँ पे इच्छा है, क्योंकि ये आंतरिक प्रेरणा होती है जिसे अपन सकारात्मक प्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। फ्रेंच नेट्सगोल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच नेट्सगोल है इसने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में करवाया है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 30
और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा के जनक है या प्रारंभ करने वाला है वो फ्रांसिस गॉल रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिगमंड फ्राइड है जो व्यवहारवाद से भी संबंधित होते हैं, तो ये किसके जनक माने जाते हैं? सिगमंड फ्राइड किसके जनक माने जाते हैं? 31 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोविश्लेषण के सिद्धांत, जो मनो यानी साइको एनालिटिक थ्योरी है वो मनोविश्लेषण सिद्धांत के यहाँ पे जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, वैदिक काल की अवधि थी। दोस्तों फिर वैदिक काल है, वैदिक काल की अवधि क्या रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, टाइम पीरियड से रिलेटेड ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वैदिक काल की जो अवधि रहेगी वो 2500 BC से 600 BC, ध्यान रखना है BC की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, तो 2500 BC से 600 BC इसका टाइम पीरियड रहेगा किसका? वैदिक काल का। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 रहेगा परीक्षण यानी टेस्ट, मापन यानी मेजरमेंट और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है, यानी किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। परीक्षण, मापन व मूल्यांकन का परस्पर संबंधित है, प्रश्न नंबर 33 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है, ध्यान रखना। परीक्षण और जो परीक्षण यानी मेजरमेंट, परीक्षण यानी टेस्ट, और ध्यान रखना है यहाँ पे वो मापन मेजरमेंट है वो मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के हिस्से हैं, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, निम्न कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है, ध्यान रखना है। दोबारा से देखिए प्रश्न एक बार दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा दोबारा से देखना है कि निम्न कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है, कौन सा प्रभाव है इनमें से जो समय सारणी से टाइम टेबल पर पड़ता है। 34 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 34 में वो ध्यान रखना है यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी उपलब्ध जो उपकरण है, विद्यार्थियों की संख्या, मौसम के अनुसार, ये किस पर टाइम टेबल समय सारणी पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों पे, हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों हर्ट है, हृदय है, और जो लंग्स है वो किसके द्वारा यहाँ पे नियंत्रित किए जाते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 35 बताना है, उससे आंसर रहेगा दोस्तों हमें मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा, ध्यान रखना है, जिसके द्वारा अपन श्वसन तंत्र को कंट्रोल कर रहे थे, उसी के द्वारा ही हार्ट और लंग्स यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट और आगे 36, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है। दोस्तों मालिश का भाग नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी जो मसाज है मसाज का भाग नहीं है। 36 में बताना है स्लीपिंग, हैकिंग, टेकिंग, केपिंग। प्रश्न नंबर 36 में बताना है, जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो मालिश का भाग नहीं है वो ध्यान रखना है यहाँ पे केपिंग। केपिंग है वो मालिश का मसाज का भाग नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ दोस्तों इसको एक बार। 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्री क्वार्टर फाइनल में कुल टीमों या खिलाड़ियों की संख्या, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्री क्वार्टर फाइनल में कुल टीमों या खिलाड़ियों की संख्या वो अपने को यहाँ पे बताना है। थोड़ा सा दोबारा से प्रश्न को 37 को देखना दोस्तों, समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। प्री क्वार्टर फाइनल में कुल टीमों या खिलाड़ियों की संख्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्री क्वार्टर फाइनल की बात कर रहे हैं, इसमें कितनी टीम या खिलाड़ी रह सकते हैं 37 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 16। अब 16 दोस्तों क्यों है प्री क्वार्टर फाइनल में, तो इसमें चार मल्टीप्लाई, ध्यान रखना 4 4 4 और 4, ये प्री क्वार्टर फाइनल, इसमें ग्रुप 4 के बनेंगे। इसके अलावा इस किसी में भी इस प्रकार ग्रुप नहीं बन रहे हैं, तो वो किस प्रकार हो गया दोस्तों यहाँ पे प्री क्वार्टर फाइनल रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा टिश्यू है जो शरीर का संरक्षण यानी उसकी प्रोटेक्शन सुरक्षा देता है 38 में बताना है।
और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 38 में वो ध्यान रखना है, एपिथेलियल ऊतक है जिसे अपन उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं, वो शरीर को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों यहाँ पे अधिगम जो लर्निंग थ्योरी है, ध्यान रखना है, इस लर्निंग थ्योरी के यहाँ पे अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसका इंसाइट लर्निंग थ्योरी भी अपन इसे बोलते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 39, जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोलर है वो इंसाइट लर्निंग थ्योरी अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित रहेंगे, जिसने चिंपांजी यानी सुल्तान नामक चिंपांजी भी इसके प्रयोग किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, एंडोमॉर्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। दोस्तों यहाँ पे एंडोमॉर्फ की भी बात कर रहे हैं अपन। एंडोमॉर्फ 3 प्रकार के होते हैं, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक, शेल्डन के द्वारा दिए गए थे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी अपनी योग्यता का अधिक मूल्यांकन करते हैं। एंडोमॉर्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है, तो वो अपनी योग्यता का अधिक मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है। पेशी संस्थान यानी मसल्स जो स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे मसल्स जो सिस्टम है उस पर यहाँ पे व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ना, मायोग्लोबिन धारिता बढ़ना, शरीर की वसा बढ़ना या वसा रहित बढ़ना। प्रश्न नंबर 41 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, व्यायाम का मांसपेशी संस्थान पर जो प्रभाव नहीं है वो शरीर का वसा का बढ़ना। व्यायाम करने से वसा बढ़ती नहीं है बल्कि सेट होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। दोस्तों यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि और शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये भी अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के आंसर भी अपने को यहाँ पे टाइप करने हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे अपन यकृत या लीवर के नाम से जानते हैं, 1.5 से 2 kg इसके यहाँ पे वेट होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखे दोस्तों यहाँ पे 43 प्रश्न नंबर 43, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स NFC के नाम से जानते हैं, इसकी प्रारंभ कब किया गया। दोस्तों यहाँ पे नेशनल फिटनेस कॉर्प्स यानी NFC है, इसका आरंभ है वो कब किया गया, 43 बता रहा है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है 1965 के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना, NFC की यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है। दोस्तों कौन सा संस्थान है जिसने सबसे ज़्यादा कोच यानी ट्रेनर यहाँ पे ट्रेंड किए हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। 44 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है NSNIS पटियाला। NSNIS पटियाला जिसकी स्थापना जाना रखना है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। NSNIS पटियाला, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा कोच ट्रेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45, कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रियाओं में ज़्यादा प्रभावशाली है। ये भी प्रश्न अपन ने 2-3 बार प्रश्नोत्तरी में रिपीट कर लिया है, यानी सब शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्तोलक पाया जाता है, वही सबसे ज़्यादा खेलों में आएगा काम। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 में जो 3rd क्लास लीवर है शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और खेलों में सबसे ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट और आगे 46 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए है। यह कार्डियोवैस्कुलर, ध्यान रखना, कार्डियो और वैस्कुलर, कार्डियो यानी हार्ट हृदय और वैस्कुलर यानी श्वसन से संबंधित, हृदय और श्वसन से संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना। 46 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है जो 1943 में बनाया गया था, उसमें यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए इसके द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47, ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ग्रीन स्टिक शब्द है वो किससे संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। पोषण से, मादक पदार्थों से, विभंजन से या प्रदूषण से। प्रश्न नंबर 47 बताना है, विभंजन को अपन किस नाम से जानते हैं, इसे अपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में विभंजन को फ्रैक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या विभंजन शब्द है वो यहाँ पे विभंजन से संबंधित रहेगा, यानी किससे संबंधित रहेगा, ग्रीन स्टिक शब्द वो विभंजन यानी फ्रैक्चर से संबंधित रहेगा और ये फ्रैक्चर बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48,
डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है? दोस्तों यहाँ पे डेंड्राइट्स है वो किसका भाग है वो अपने यहाँ पे बताना है। न्यूरॉन, सेल बॉडी, एक्सोन या कशेरुका। डेंड्राइट किसके भाग है? 48 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों न्यूरॉन यानी तंत्रिका है। तंत्रिका भाग होते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं? डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है दोस्तों परक्यूशन। परक्यूशन है वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। परक्यूशन शब्द है वो किससे संबंधित है? दोस्तों एक शब्द आता है एफ्लुरेंज। एफ्लुरेंज तो वो यहाँ पे एफ्लुरेंज होता है वो स्ट्रोकिंग मसाज से संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पे परक्यूशन शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है टेपोटमेंट मसाज से संबंधित है। तो यहाँ पे इससे ये किससे संबंधित रहेगा? मालिश से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे 50 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 50। निम्न में से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है यानी रिक्रिएशन का कौन सा टाइप नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। सामुदायिक, व्यावसायिक, नियोजन या संस्थागत। 50 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नियोजन। नियोजन मनोरंजन नहीं होता है, ध्यान रखना है। बाकी तीनों टाइप यहाँ पे मनोरंजन के रहेंगे, सामुदायिक, संस्थागत और व्यावसायिक मनोरंजन। नेक्स्ट और आगे 51। खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? दोस्तों खेल प्रबंधन यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसमें पहला चरण फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा रहेगा? बजट निर्माण, समन्वय, निर्देशन या नियोजन। 51 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नियोजन। ध्यान रखना है नियोजन जिसे अपन प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो खेल प्रबंधन में सबसे पहले प्लान अपन करते हैं। नेक्स्ट और आगे 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है? नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। उत्तम परीक्षण यानी स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट टेस्ट है उसका यहाँ पे कौन सा मापदंड नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यक्तिनिष्ठता, विषय निष्ठता। प्रश्न नंबर यहाँ पे 52 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विश्वसनीयता, विषय निष्ठता और वैधता। तो इसमें यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठता परीक्षण मापदंड नहीं है। नेक्स्ट और आइए 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों। फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? दोस्तों जो फेफड़े यानी लंग्स है उसको ढकने के लिए कौन से आवरण की जरूरत पड़ती है वो अपने यहाँ पे बताना है 53 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लूरा। प्लूरा एक पतली परत होती है दोस्तों। जो फेफड़े होते हैं दोनों तरफ के अपने फेफड़े हैं, इन फेफड़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। उनको जो भारी कवच होता है फेफड़ों के दोनों तरफ से वो प्लूरा कहलाता है। नेक्स्ट और आगे 54 देखिए दोस्तों। हथेली को नीचे की ओर घुमाने को कहते हैं। दोस्तों हथेली है उसको नीचे की तरफ घुमा लेते हैं जमीन की तरफ, तो वो कौन सी पोजीशन कहलाएगी? फिफ्टी 54 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 54 में। अगर जमीन की तरफ घुमा लेते हैं तो उसे अपन प्रोनेशन के नाम से जानते हैं। और अगर उस हथेली को अपन आकाश की तरफ घुमा लेते हैं तो उसे अपन सुपिनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55। फार्टलेग परीक्षण विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? फार्टलेग दोस्तों खूब बार मैंने 3-4 बार इस प्रश्न को यहाँ पे प्रश्नोत्तरी में डाल दिया है। फार्टलेग जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं और ये एक स्वीडिश शब्द है। तो प्रश्न नंबर 55 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गोस्टा होल्मर के द्वारा यहाँ पे फार्टलेग परीक्षण का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56। हृदय की सबसे भारी परत को कहते हैं? दोस्तों जो हृदय है नहीं हार्ट है इसके सबसे भारी परत को अपन किस नाम से जानते हैं? दोस्तों हार्ट होता है, हार्ट के 3 परतें होती है, मैंने बताया था भाई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो सबसे जो बाहर की परत होती है ध्यान रखना है वो 56 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। हृदय की सबसे बाहरी परत को किस नाम से जानते हैं? तो 56 का सही आंसर बताना आपको। तो वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरिकार्डियम। 56 का सही आंसर रहेगा पेरिकार्डियम सबसे बाहरी परत होती है हार्ट की। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 57 देखें दोस्तों। जैविक प्रक्रिया कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे जैविक प्रक्रिया है वो कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। ऑर्गेनिक यहाँ पे
जैविक यानी ऑर्गेनिक सिस्टम की जो है वो कौन सा रहेगा यहाँ पे, वातावरण, पोषण और आत्मिक या वंशानुगत। प्रश्न नंबर 57 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों जो वंशानुगत है वो ध्यान रखना है, जैविक प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट और आगे 58, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक ड्रग्स से संबंधित दिया गया है नाम एनाबॉलिक स्टेरॉइड, वो सीधे किस पर असर डालते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। हार्ट पर, मांसपेशियों पर, मस्तिष्क पर या फेफड़े पर। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सही आंसर रहेगा दोस्तों मसल्स पर यानी मांसपेशियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालते हैं मसल्स के ऊपर। नेक्स्ट और आगे 59, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। व्यक्तित्व का घटक नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या धार्मिक। 59 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 59 में वो रहेगा धार्मिक है, वो व्यक्तित्व का घटक नहीं रहेगा, ध्यान रखना। पर्सनैलिटी का यहाँ पे फैक्टर है वो यहाँ पे धार्मिक नहीं है। नेक्स्ट और आगे 60, प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है। ध्यान रखना वृद्धि यानी जो ग्रोथ है इसको यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जीन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम या सेल। 60 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो जीन होती है, जो इसकी खोज विलियम जॉनसन के द्वारा की गई थी। जीन किस पर पाए जाते हैं तो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जीन किसको नियंत्रित करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ग्रोथ को नियंत्रित करेंगे। नेक्स्ट और आगे 61, प्रश्न नंबर 61, शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान की करती है। यानी शारीरिक शिक्षा है उसमें जो प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति है वो क्या प्रदान करती है वो अपने यहाँ पे बताना है। 61 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे क्रमबद्ध व तर्कशुद्ध अध्ययन, जो प्रयोगात्मक विधि है वो क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक, और तर्कशुद्ध का मतलब है जो फैक्ट से रिलेटेड है अपन यहाँ पे स्टडी करती है। नेक्स्ट और आगे 62, सर्वप्रथम इंट्रामुरल प्रतियोगिता किस देश में आरंभ हुई। सबसे पहले इंट्रामुरल प्रतियोगिता है वो किस देश में प्रारंभ हुई। इंट्रामुरल का मतलब दोस्तों है एक ही संस्था के अंदर, यानी संस्था के अंदर, दूसरी संस्था से नहीं, एक ही संस्था के अंदर। 62 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में इंट्रामुरल प्रतियोगिता सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट और आगे 63 देखो दोस्तों यहाँ पे अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है। इसके द्वारा गति सहनशीलता को बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय जब नाड़ी की गति नीचे आती है। दोबारा से देखिए दोस्तों प्रश्न को थोड़ा जटिल है कि अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता यानी स्पीड एंडोरेंस की बात कर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय जब नाड़ी की गति कितने से नीचे आ जाए तब वो उत्तम हो जाएगी प्राप्ति करने में यानी रिकवरी होने में। 63 बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 63 का वो रहने वाला है यहाँ पे 120 से 140 धड़कन प्रति मिनट, ध्यान रखना है वो यहाँ पे रिकवरी अंतराल प्रशिक्षण से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64, निम्न में से कौन सी संभाव्यता प्रति चयन विधि नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड थोड़ा कम रहेगा, डीएसएस से संबंधित रहेगा, यूपीटेट एमपीटेट से संबंधित रहेगा। निम्न में से कौन सी संभाव्यता प्रति चयन विधि नहीं है 64 में। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो सुविधानुसार प्रति चयन, ध्यान रखना सुविधानुसार प्रति चयन। नेक्स्ट और आगे 65, मध्यगा में लिए गए बीच के 50% अंकों को कहते हैं। दोस्तों जो मध्य है स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें जो 50% अंकों को लेते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं। 65 में बताना है। उसे अपन चतुर्थांक विचलन के नाम से जानते हैं। क्वार्टरली यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। नेक्स्ट और अगला 66 देखे दोस्तों यहाँ पे दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है, यानी अपन दीवार को धक्का दे रहे हैं तो किस प्रकार का कॉन्स्ट्रेक्शन होगा वो अपने यहाँ पे बताना है। कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक, स्टैटिक या फिर नो कॉन्ट्रैक्शन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 में बताना है आपको
और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन स्टैटिक यानी एक ही जगह स्थिर रहेगा, वो यहाँ पे संकुचन है, वो स्टैटिक संकुचन की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67, कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? यानी मनोवैज्ञानिक जितने भी परीक्षण हैं उसमें से उसके द्वारा कौन सी आयु का पता लगा सकते हैं? कालक्रमिक का, शरीर रचना, मानसिक आयु या दैविक आयु? इजीली होगा दोस्तों 67 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानसिक यानी मेंटल एज होती है, जो बिने साइमन के द्वारा यहाँ पे इसका परीक्षण मेजरमेंट बोर्ड सूत्र भी बनाया गया था। तो मानसिक आयु के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका पता लगाते हैं मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा। नेक्स्ट और आइए 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, यानी मैनेजमेंट का कौन सा यहाँ पे कार्य नहीं है? नियोजन, निर्देशन, समन्वय या यूनियन नेतृत्व? प्रबंधन मैनेजमेंट का कार्य नहीं है, 68 बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यूनियन नेतृत्व यानी यूनिटी लीडरशिप है, वो इसका यहाँ पे प्रबंधन का कार्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आइए 69, प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे अपन IOC के नाम से जानते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इजी प्रश्न है दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे। जिसकी स्थापना आपने 23 जून 1894 को की गई थी, और कहाँ की गई थी? यहाँ पे लुसाने स्विट्जरलैंड। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 देखिए दोस्तों एक बार, किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक कार्य वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? यानी लंबे समय के लिए हैं, दो प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं अपने शरीर में, रेड फाइबर और यहाँ पे वाइट फाइबर, रेड मसल्स और वाइट मसल्स फाइबर। जो रेड फाइबर होते हैं उसे अपन लंबी यानी ज़्यादा टाइम तक कार्य करने वाले यहाँ पे कहेंगे। रेड फाइबर को ये अपन ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे स्लो ट्विच फाइबर यानी धीमी गति से झटकने वाले, और जो वाइट फाइबर होते हैं उसे अपन फास्ट ट्विच फाइबर के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 70 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है धीमी गति यानी स्लो ट्विच फाइबर, जिसे अपन रेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे 71, मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, जो मसल्स की स्टडी है, स्टडी ऑफ मसल्स है, वो क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 71 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मायोलॉजी वो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का, और जो फिजियोलॉजी है वो शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित रहेगा। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों यहाँ पे शरीर की बनावट से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल जंप है, त्रिकूद, उसके जो रनवे है उसकी न्यूनतम लंबाई पूछी गई है, वो कितनी रहेगी? 72 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 40 मीटर रनवे की न्यूनतम यानी मिनिमम यहाँ पे लेंथ रहेगी। नेक्स्ट और आगे 73, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब, यानी गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है उसका प्रभाव कब अधिक होगा वो अपने क्या बताना है 73 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वस्तु का भार अधिक होगा तब गुरुत्वाकर्षण है उसका प्रभाव भी अधिक रहेगा। ध्यान रखना वस्तु के भार पर गुरुत्वाकर्षण का बल का मान डिपेंड करता है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 74, आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है, आधारभूत शोध है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? 74 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शुद्ध या प्योर शोध, यानी बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, वो यहाँ पे आधारभूत शोध कहलाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों, जांघ के सामने की जो मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जांघ के सामने की मांसपेशी है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ये अपनी थाई होती है, मसल थाई, उस थाई के सामने और जांघ यानी थाई यानी जांघ, जांघ के सामने और जांघ के पीछे मांसपेशियाँ पाई जाती है। जांघ के पीछे पाई जाती है उसे अपन बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, जो 3 मांसपेशियों का समूह है। जांघ के सामने जो मांसपेशी पाई जाती है उसे अपन क्वाड्रिसेप्स, जो 4 मांसपेशियों का समूह है। 75 सही आंसर रहेगा दोस्तों पे क्वाड्रिसेप्स, जो 4 मांसपेशियों का समूह है। नेक्स्ट और आइए 76 देखिए दोस्तों, 76, एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमान्य है, यानी कितने टाइम आउट दिए जाते हैं एक टीम को?
सिर्फ सिंगल टीम की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक टीम को फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट मिलते हैं। 76 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 76 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फुटबॉल के अंदर दोस्तों अपन टाइम आउट थोड़ी लेते हैं, ध्यान रखना है। फुटबॉल में टाइम आउट नहीं लेते, बल्कि टेक्निकल टाइम आउट चलता रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। दोस्तों जो प्राचीन ओल्ड ओलंपिक गेम्स हैं उसमें जो जीतता है उसे क्या प्रदान करते थे। 77 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों जैतून की पत्तियों के मुकुट या ताज है वो ध्यान रखना है, प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को पहनाए जाते थे। नेक्स्ट और आगे 78, स्थिर ताकत को ये भी कहा जाता है, यानी स्थिर का मतलब स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। स्थिर ताकत जो जैसे दीवार का धक्का लगाना वो स्थिर ताकत है, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ है उसे अपन किस नाम से जानते हैं 78 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सी संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण है इससे किससे संबंधित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। सही आंसर रहेगा 79 में वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेनी कप टेस्ट। ध्यान रखना पेनी कप टेस्ट है वो जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से संबंधित नहीं है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फील्ड गोल स्पीड परीक्षण, ड्रिबल, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी ये बास्केटबॉल से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। जल यानी हाइड्रोथेरेपी का हिस्सा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रायोथेरेपी, वायरफुल बाथ, कंट्रास्ट बाथ या वैक्स थेरेपी। हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है, 18 बताना है। और सही आंसर रहेगा तो वैक्स बाथ है जिसे अपन मोम स्नान कहते हैं, पैराफिन बाथ कहते हैं, पैराफिन पेंटिंग के नाम से जानते हैं, तो ये इससे संबंधित नहीं रहेगी। 81 नेक्स्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे वैगनर वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है। वैगनर वाइल्ड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किस श्रेणी में आती है। नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या चैलेंज। वैगनर वाइल्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट है वो 4 टाइप होते हैं, तो वैगनर वाइल्ड किसके अंतर्गत आएगा 81 में, और वो सही आंसर रहेगा दोस्तों नॉकआउट जो टूर्नामेंट होता है उसे अपन वैगनर वाइल्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे 82, प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न हुआ। एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहे हैं यानी कृत्रिम जो ग्राउंड होता है उसकी बात कर रहे हैं। हॉकी का प्रथम बार मैच ओलंपिक में एस्ट्रोटर्फ पर कराया गया था, जिसके कारण भारत इस ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीत पाया था। 82 की बात है और सही आंसर रहेगा दोस्तों मॉन्ट्रियल। 1976 का जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, एस्ट्रोटर्फ पर पहली बार ओलंपिक में कराया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा दर्शन है जो अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। अनुभव को 83 बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपयोगितावाद, जिसे अपन प्रयोगवाद के नाम से भी जानते हैं। उपयोगितावाद है वो ध्यान रखना अनुभव वो जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। नेक्स्ट और आगे 84, प्रश्न नंबर 84 देखिए दोस्तों 84 रहेगा यहाँ पे लगातार प्रशिक्षण विधि यानी कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित की गई थी। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की बात कर रहा है, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों 84 भी। कंटिन्यूस मेथड किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित की गई थी 84 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वोल्डमर्ग ग्रेसलर इसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85, डायर टेस्ट संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे डायर टेस्ट है वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। डायर टेस्ट किससे संबंधित है, टेनिस से, बैडमिंटन से, एथलेटिक्स से या फिर फुटबॉल से। डायर टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, और सही आंसर रहेगा दोस्तों डायर टेस्ट ध्यान रखना है टेनिस से संबंधित है। डायर टेस्ट ध्यान रखना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86, शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों यहाँ पे शरीर रचना है वो एक महत्वपूर्ण घटक है, किसका है वो अपने यहाँ पे बता।
यानी एनाटॉमी है वो किससे संबंधित है। 86 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी क्षमता। स्वास्थ्य संबंधी क्षमता है वो ध्यान रखना है, शरीर रचना एक महत्वपूर्ण कारक या घटक है, वो स्वास्थ्य संबंधी क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट और आगे 87 जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक है वो लेकिन जर्मन जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं, इसका पिता किसे कहते हैं। 87 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 87 में जर्मन जिम्नास्टिक का जो पितामह है वो गट्समत को कहते हैं, ध्यान रखना गट्समत को कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे 88 पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। दोस्तों जो पेशी है मसल्स है इसका कौन सा कार्य यहाँ पे नहीं है। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर या सब्सिडाइजर। 88 बता रहा है सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 88 के वो ध्यान रखना है, यहाँ पे सब्सिडाइजर है वो यहाँ पे मसल्स का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89 किस संक्रामक रोग को हानसन रोग भी कहते हैं। हानसन या हैंसन रोग कौन सा संक्रामक रोग है जिसे अपन हैंसन या हानसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों ये 89 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों कुष्ठ। कुष्ठ रोग है उसे अपन हैंसन या हैंसन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90 जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में सेक्टर का कोण कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं, उसमें भाला फेंक का कोण का जो सेक्टर है वो कितना होता है। 90 बता रहा है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 28.95 डिग्री यानी 28.95 डिग्री भाला फेंक में यहाँ पे सेक्टर का कोण होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91 एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों एशियाई खेल है इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है वो अपने यहाँ पे बता। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह 91 बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों एशियाई खेलों का जो प्रतीक है वो ध्यान रखना है यहाँ पे पूरा उगता हुआ सूर्य व 11 छल्ले। पूरा उगता सूर्य एवं 11 छल्ले हैं वो यहाँ पे किसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92 किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है, यानी किसी वस्तु के द्वारा जो तय की दूरी है वो किस पर निर्भर करेगी। अंतिम वेग पर, स्थायी वेग पर, प्रारंभिक वेग पर या गतिवर्धन वेग पर। 92 में और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रारंभिक वेग पर, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो यहाँ पे निर्भर करेगी उसके प्रारंभिक वेग पर। 92 में सही आंसर रहेगा प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट और आगे 93 मानव शरीर की प्रधान ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर है इसकी प्रधान या मुख्य ग्रंथि कौन सी है ये इसका आंसर बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पीयूष जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं वो शरीर की यहाँ पे प्रधान या मुख्य ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 देखिए दोस्तों शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है। दोस्तों मैंने बताया था टाइम पीरियड से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, तो शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी का टाइम पीरियड कितना रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 94 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3250 से 250 ईसा पूर्व। 3250 से 250 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधित प्रतिवेदन नहीं है। आंकड़ों के चित्र से संबंधित प्रतिवेदन नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना। 95 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाइनोमियल। बाइनोमियल है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे आंकड़ों से चित्र से संबंधित प्रतिवेदन नहीं है। नेक्स्ट और आगे 96 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है। फिटनेस घटक है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रतिक्रिया क्षमता, चपलता, गति, पेशे, सहन शक्ति। फिटनेस से संबंधित घटक है 96 में बताना है और सही आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे पेशे, सहन शक्ति यानी मसल्स एंडोरेंस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97 शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है।
दोबारा से प्रश्न को देखिए, शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता है विभिन्न स्तर को दर्शाता है। 97 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जागृति। जागृति इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 देखिए दोस्तों यहाँ पे, खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस प्रकार की व्यग्रता की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस प्रकार की व्यग्रता की आवश्यकता होती है। 98 बता रहा है, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इष्टतम स्तर की जो व्यग्रता है, जो एकाग्रता भी इसे अपन बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, व्यग्रता को अपन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता के वजह से अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 99, हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को क्या कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, हथेली को आगे या ऊपर की तरफ घुमाने को क्या कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सुपाइजेशन के नाम से या सुपिनेशन के नाम से जानते हैं, या फिर जमीन की तरफ घुमाते हैं तो उसे अपन प्रोनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 100, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। मानव शरीर की जो अस्थियां है वो किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। दोस्तों पहले भी अपन ने इस प्रश्न को प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित किया था। प्रश्न नंबर 100 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहेगा परिणाम एवं आकार। मानव शरीर की जो हड्डियां है वो परिणाम और आकार के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। नेक्स्ट और आगे 101 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 101, 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए धावक कितनी स्टेगर दूरी होती है। ध्यान रखना, 4x400 में दूसरी लाइन, फर्स्ट लाइन के लिए तो स्टेगर होता है वो 0 होता है, दूसरी लाइन की बात करें सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 101 में 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी स्टेगर दूरी होती है। 101 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 10.57 मीटर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 102, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता पीरे डी कुबर्टिन यानी बीपी कुबर्टिन या पीरे डी कुबर्टिन का संबंध है, कौन से देश से संबंधित है। 102 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रांस से संबंधित है। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कुबर्टिन फ्रांस से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे 103, प्रश्न नंबर 103 देखें दोस्तों, हृदय के दाएं नीले से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक रक्त ले जाया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे पहले ही बता दूँ, दाएं नीले से बात कर रहे हैं जिसमें अशुद्ध रक्त है, अब वो शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे फेफड़ों तक ले जाने वाली जो धमनी है वो रहेगी पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुसीय धमनी। 103 सही आंसर रहेगा फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र शरीर की धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर चलती है। ध्यान रखना, एकमात्र धमनी है वो अशुद्ध रक्त लेकर चलती है, बाकी धमनियाँ शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 104, लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल कितने मैच होंगे। लीग प्रति की बात कर रहे हैं और उसमें फिक्चर की विधि कौन सी है, साइकिल मेथड। तो 8 टीमों के बीच कुल कितने मैच होंगे। 104 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 28 मैच टोटल, यहाँ पे कितने मैच होंगे 28 मैच होंगे। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 105, प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, यानी पानी के अंदर घुलने वाला विटामिन कौन सा है। पानी में घुलनशील विटामिन बी, सी और एच होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 105 में देखें दोस्तों यहाँ पे वो सही आंसर रहेगा विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यहाँ पे विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन रहेगा। नेक्स्ट और आगे 106, दार्शनिक शोध को ये भी कहा जाता है। दोस्तों जो दार्शनिक शोध है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, 106 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों दार्शनिक शोध को अपन संकल्पनात्मक शोध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 107, खेलों के पुनरावर्ती सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया। पुनरावर्ती के सिद्धांत है उसको किसके द्वारा
प्रस्तावित किया गया या प्रतिपादित किया गया। 107 बताना और सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे स्टेनले हॉल के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रमाकुंचन होता है, क्रमाकुंचन है वो किस में होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ट्रेकिया में, स्टमक में, लीवर या फिर इसोफेगस में। 108 में बताना है। क्रमाकुंचन यानी पीसने की क्रिया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसोफेगस में यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्रमाकुंचन होता है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 देखिए दोस्तों में, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। नेताजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जिसे अपन NIS के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया 109। तो सही आंसर रहेगा दूसरे पे डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 110 देंगे दोस्तों, यहाँ पे डिकैथलॉन स्पर्धा में कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है। डिकैथलॉन दोस्तों 10 इवेंट होते हैं, टोटल 10 इवेंट, उसमें 5 फर्स्ट दिन और 5 सेकंड दिन, टोटल कितने दिन निकलेंगे। डिकैथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है 1010 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 डेज, यानी 2 दिन के यहाँ पे कंप्लीट करता है। नेक्स्ट और आइए 111 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 111, 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, यानी विंड प्रेशर है वो कितने समय के लिए मापते हैं। 100 मीटर दौड़ की बात कर रहे हैं 111 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 सेकंड तक एक जगह विंड जो मीटर है उसके द्वारा पे एरोगेज मीटर है उसके द्वारा यहाँ पे मापते हैं। तो 10 सेकंड में जो वेग अपने को मिलता है उसी को अपन यहाँ पे फाइनल मानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 112 देखे दोस्तों, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले होते हैं, तो उसके अंदर देखा होगा आपने 5 छल्ले होते हैं। तो उनमें से दोस्तों जो पीला है येलो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों एशिया महाद्वीप को। तो चलिए दोस्तों आज 112 क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन तो ज़्यादा है लेकिन थोड़ी सी तबीयत नरम होने के चक्कर से अपन नहीं कर पाएंगे। तो 112% के कंप्लीट कर लिए। क्लास कैसी लगी, स्कोर कितना हुआ वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्लास अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर करके जाए दोस्तों क्लास को। और आप प्ले लिस्ट में जाकर कंप्लीट क्लास ही देख लेंगे दोस्तों, बचे हुए टाइम के अंदर 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं। तो आप मैं विश्वास दिलाता हूँ, बार बार बोलता हूँ 100+ क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर ही जाएंगे, ये श्योरली है। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।